हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अलफ़तह क्लासेस में। मैं हूं अरसलान अमीन और आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बहुपद। बहुपद कहते किसको हैं? बहुपद समझने के लिए आपको पहले बीजगणितीय पद को समझना पड़ेगा। वो क्या होता है? जैसा कि आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, बीजगणितीय पद होता क्या है? बीजगणितीय पद हम कहते हैं एक चर और एक संख्या के गुणांक को। मैंने पहले से ही कुछ लिख के रखा है, देखिए। बीजगणितीय पद कहते हैं हम चर और संख्याओं के गुणांक को। तो आइए एग्जाम्पल की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे 5x और लिख दिया 7y, या फिर लिख दिया 9x² y, या फिर लिख दिया 8z³। ये सब बीजगणितीय पद कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एक चर है और एक संख्या है, दोनों को बीच में मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये बीजगणितीय पद कहलाएंगे। ठीक उसी तरह 7y भी कहलाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे 9x² y जो है, यहाँ पे क्या किया हुआ है, 9 को मल्टीप्लाई किया गया x के साथ, फिर उसको किया गया x के साथ, फिर उसको किया गया y के साथ। मतलब ये 9 का इंटू x के साथ है, फिर x के साथ है, फिर y के साथ है। तो इसमें भी ये मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये भी क्या कहलाएगा? एक बीजगणितीय पद कहलाएगा। 8z³, इसमें भी वैसे ही है बिल्कुल। 8 को मल्टीप्लाई किया हुआ है z के साथ, z के साथ, फिर z के साथ, तो ये मिला हमको क्या? 8z³। तो ये एक बीजगणितीय पद कहलाया। ठीक उसी तरह अगर हम लिख देते हैं 7, इसमें देखिए, इसमें संख्या तो है लेकिन इसमें चर नहीं है। चर नहीं है तो यहाँ पे चर क्या हुआ? ये भी एक बीजगणितीय पद कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको देखें तो ये यहाँ पे y का पावर 0 छिपा हुआ रहता है। आपने पढ़ा होगा a⁴ = 1। किसी भी चर का पावर 0 क्या होता है? 1। तो अगर सिर्फ लिखा हुआ है 9, तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं कि यहाँ पे t का पावर 0 या y का पावर 0 या p का पावर 0, किसी चर का पावर 0 हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। इसलिए अगर सिर्फ 9 लिखा रहता है तो वो भी एक बीजगणितीय पद ही कहलाएगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पद का घात। पदों का घात क्या होता है? तो पद के चरों के घात का योगफल पदों का घात कहलाता है। जैसे कि घात को इंग्लिश में हम डिग्री भी कहते हैं। जैसे ये 5x लिखा हुआ है, इसमें चर कौन है? x। एक का पावर कितना है? इसमें 1 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 1। 7y, इसका डिग्री क्या हो जाएगा? इसका भी 1 होगा। क्यों? क्योंकि y का पावर यहाँ पे 1 है, छुपा हुआ है। ये 9x² y है, इसमें x का पावर 2, y का पावर 1, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि 2 + 1 3। 8z³, इसका डिग्री भी 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि z का पावर 3 है। चरों के घात का योगफल को भी हम पदों का घात कहते हैं। 7 है, यहाँ पे तो y का पावर 0 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 0। तो इसी तरह हम डिग्री निकाल सकते हैं। हमको क्या करना है? सिर्फ चरों के घात को कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं। अगर सिंगल दिया हुआ है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर किसी चीज़ का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है तो हमको उसका योगफल करना पड़ेगा। 2 + 1 3, तो इस तरह पदों का घात निकाल सकते हैं हम। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सजातीय और विजातीय पद क्या होता है? सजातीय पद हम कहते हैं उसको जिसमें चरों का घात बिल्कुल समान हो। जैसे कि मैंने लिख दिया 5x 9x -5/3x, ये सब क्या है? ये सजातीय पद है, यानी लाइक टर्म्स। सब में देखिए x का पावर 1, x का पावर 1, x का पावर 1 ही है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? सजातीय पद। ये सजातीय पद कहलाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिख दिया अगर 9y², फिर लिख दिया -4y², फिर लिख दिया मैंने 8/5y², या फिर लिख दिया 0.3y²। ये सब के सब क्या है? ये सब के सब सजातीय पद है। क्यों? क्योंकि इसमें सब में y का पावर कितना है? 2 है। दूसरी ओर देखते हैं विजातीय पद क्या होता है। अगर मैं लिख दूँ 5x² y और लिख दूँ -9xy², यहाँ देखिए x का पावर 2, लेकिन यहाँ x का पावर 1 अलग है बिल्कुल। उसी तरह यहाँ y का पावर 1, यहाँ y का पावर 2 अलग है। तो एक भी अगर इसमें से अलग हो जाता है तो ये विजातीय पद हो जाएंगे, अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, आइए दूसरी ओर देखते हैं, 10xy।
अब देखिए इसका इससे कॉम्बिनेशन करते हैं। यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 1 है, x का पावर तो बिल्कुल सेम है, लेकिन y का पावर देखिए, यहाँ y का पावर 2 है, यहाँ y का पावर 1 है, इसलिए ये भी विजातीय पद कहलाएंगे। कोई भी एक अगर डिफरेंट हो जाता है पावर में तो वो क्या कहलाएंगे? विजातीय पद कहलाएंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। बीजगणितीय व्यंजक किसको कहेंगे? बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है? एक या अधिक बीजीय पदों से बनता है वो। जैसे ये मेरा एक बीजगणितीय पद हुआ, ये भी बीजगणितीय पद हुआ, इसमें बीच में कुछ भी प्लस माइनस का साइन नहीं है, ये सिर्फ मल्टीप्लाई से अलग हुआ है, ठीक है। तो बीजगणितीय व्यंजक क्या होगा? जैसे कि मैंने लिख दिया 5x + 7y, इसमें दो एक से अधिक, डेफिनेशन इसका है एक या अधिक बीजीय पदों से बनता है ये। तो एक से अधिक है, एक रहता तो भी चलता है, लेकिन यहाँ एक से अधिक है तो भी ये क्या कहलाएगा? बीजगणितीय व्यंजक, क्योंकि इसमें एक पद और एक पद मिलके बना हुआ है। ठीक उसी तरह मैं लिख दूँ अगर 9y³ + 7y² + 2, ये भी देखिए, ये एक बीजगणितीय पद, ये भी एक बीजगणितीय पद, ये भी एक बीजगणितीय पद, तीन के कॉम्बिनेशन से मिलके बनाए तो इसको हम क्या कहेंगे? बीजगणितीय व्यंजक। लेकिन अगर हम सिर्फ लिखते हैं 7, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं कि सिर्फ 7 या सिर्फ 9 कोई भी एक अचर मान बीजगणितीय पद कहला सकता है, ठीक है। तो उसी तरह अगर हम लिखते हैं 7 तो ये भी बीजगणितीय व्यंजक होगा। ये बीजगणितीय पद तो ऑलरेडी है, लेकिन ये बीजगणितीय व्यंजक भी होगा, क्योंकि इसका डेफिनेशन है एक या अधिक, मतलब एक भी अगर रहता है तो वो भी बीजगणितीय व्यंजक कहा जा सकता है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे बीजगणितीय पद। आइए कुछ और एग्जाम्पल लिख देते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया 7√m + 11m + 3, ये लिख दिया। ये भी एक बीजगणितीय व्यंजक कहलाएगा, क्योंकि ये एक कॉम्बिनेशन है बीजगणितीय पदों का। आइए आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे मैंने लिख दिया 8x⁴/2 + 7x⁴1/2 + 4, ये भी बीजगणितीय पद होगा, बीजगणितीय व्यंजक होगा। क्यों? क्योंकि ये तीन बीजगणितीय पदों से मिलके बना हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको हम बीजगणितीय व्यंजक कह सकते हैं। आइए अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बहुपद। अब बहुपद किसको कहेंगे? बहुपद हम उसको कहते हैं जिसमें चरों का घात केवल पूर्ण संख्या हो। अब पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? तो आप जानते हैं कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, उसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, ये सब के सब पूर्ण संख्या कहलाते हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने अगर लिखा 5y³ + 7, अब इसमें देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चरों का घात केवल पूर्ण संख्या होना चाहिए, चरों का घात केवल पूर्ण संख्या होना चाहिए। इसमें चर कौन है? इसमें चर है y, ठीक है। y का पावर देखिए 3 है, क्या 3 एक पूर्ण संख्या है? बिल्कुल है, तो ये एक बहुपद होगा। ठीक उसी तरह मैंने लिख दिया 8y⁴ + 7y³ + 7, क्या ये एक बहुपद होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ देखें, यहाँ y का पावर 4 है, एक पूर्ण संख्या है, y का पावर 3 एक पूर्ण संख्या है, यहाँ y है नहीं, मतलब यहाँ y का पावर हम 0 समझ सकते हैं कि छुपा हुआ है, तो 0 भी एक पूर्ण संख्या है, तो ये एक बहुपद कहलाएगा। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने लिख दिया 9y² + 2/5, क्या ये बहुपद होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ y का पावर 2 है, 2 एक पूर्ण संख्या है, यहाँ y का पावर 0 है, छुपा हुआ है, ये भी एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये बहुपद कहलाएगा। दूसरी ओर हम देखते हैं 8√q + √8q। अब देखिए आप जानते हैं कि रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अगर मैंने लिखा √x तो हम उसको समझ सकते हैं x⁴ 1/2। तो ये अगर 8√q लिखा हुआ है तो यहाँ q का पावर क्या है? 1/2 है। आप जानते हैं कि पूर्ण संख्या 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3, ऐसे चलता जाता है, अनंत तक जाता है। क्या 1/2 इसके बीच में कहीं पे है? 1/2 पूर्ण संख्या हो सकता है? नहीं हो सकता, 1/2 एक भिन्न है, ठीक है ना। तो ये एक बहुपद नहीं कहलाएगा, लेकिन ये बीजगणितीय व्यंजक हो सकता है, क्योंकि बीजगणितीय व्यंजक का कोई कंडीशन नहीं है कि उसका
चरों का घात जो है वो एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक बीजगणितीय व्यंजक तो है लेकिन ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका पावर यहाँ पे ये पूर्ण संख्या नहीं है बल्कि एक भिन्न है, इसलिए यह बहुपद है नहीं है। दूसरी ओर देखते हैं, चलिए मैंने लिखा 5 + 9 m⁻⁵ / 2 + 7y², ये लिख दिया मैंने। यहाँ देखें, यहाँ y का पावर तो 2 है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ m का पावर क्या है, ये 5/2 है। तो ये जो है एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे अभी तक कि बहुपद और बीजगणितीय व्यंजक में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटी है। कुछ और एक दो एग्जांपल देख करके देखते हैं। मैंने लिखा अगर √9t² + √5t + √3, क्या ये एक बीजगणितीय व्यंजक हो सकता है और बहुपद हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल ये बीजगणितीय व्यंजक है और ये बहुपद भी है। क्यों? क्योंकि इसमें चरों का घात देखिए, टी का पावर यहाँ 2 है, एक पूर्ण संख्या, टी का पावर 1 है, एक पूर्ण संख्या, यहाँ टी का पावर 0 छुपा हुआ एक पूर्ण संख्या। तो ये बीजगणितीय व्यंजक भी है और साथ में ये बहुपद भी है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, मैंने अगर लिख दिया x + 1/x, क्या ये बहुपद हो सकता है? चेक करते हैं। इसको अगर हम चेंज करके लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं x + x⁻⁻1। इसको अगर ऊपर बुलाते हैं तो ये पावर -1 हो जाएगा। तो -1 क्या एक पूर्ण संख्या है? नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 1/x + 1, ये हो सकता है क्या? नहीं, ये भी नहीं है। इसको अगर हम ऊपर बुलाएंगे तो ये x + 1⁻⁻1 हो जाएगा और -1 जो है एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। और एग्जांपल देखते हैं √3/x² + 8, क्या ये हो सकता है? नहीं, ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा √3x⁻⁻2 + 8। x का पावर जो है वो एक पूर्ण संख्या नहीं हुआ, इसलिए ये बहुपद नहीं है, लेकिन ये बीजगणितीय व्यंजक बिल्कुल हो सकता है। तो आइए चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखते हैं। अब बहुपद का घात कैसे निकालेंगे? बहुपद का घात, तो बहुपद का घात हम उसको कहते हैं, सबसे बड़े घात वाले पद के घातांक को हम बहुपद का घात कहते हैं। तो बहुपद हम लिख चुके हैं, इसी एग्जांपल्स में चेक कर लेते हैं। देखिए, ये बहुपद था, इसमें सबसे बड़ा घात क्या दिख रहा है? यहाँ y का पावर 0 है, यहाँ y का पावर 3 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसका घात क्या हो जाएगा? 3। ये बहुपद था, यहाँ y का पावर 2 था, यहाँ y का पावर 0 था, सबसे बड़ा घात कौन सा है? 2 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका डिग्री क्या हो जाएगा? इसका डिग्री हो जाएगा 4। क्यों? क्योंकि यहाँ y का पावर 3 है, यहाँ y का पावर 4 है, यहाँ y का पावर 0, तो सबसे बड़ा घात ये है 4, तो ये हो जाएगा 4। ये तो बहुपद है नहीं, इसको सोचेंगे नहीं, ये भी है नहीं, ये भी है नहीं। तो यहाँ देखते हैं, ये भी एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि y का एक पूर्ण संख्या है पावर, इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि सबसे हाईएस्ट पावर ये है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। मैंने लिखा x³ + 7x² + 5x + 4, इसका डिग्री निकालना है। और लिख दिया a³ b² - 7ab² + 3a² b - 5, इसका डिग्री निकालना है, घात निकालना है। फिर लिख दिया 5y⁻³ - 4y² + 6y - 3, इसका भी डिग्री निकालना है। और मैंने लिखा 7x³ - 5x² y² + 3xy + 6y + 8, इसका डिग्री निकालना है। फिर लिखा 9, इसका डिग्री निकालना है। लिखा -5/4, इसका डिग्री फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए, ये एक बहुपद है, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें x का पावर पूर्ण संख्या है। इसमें सबसे हाई पावर कौन सा दिख रहा है? यहाँ x का पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 3। इसका डिग्री क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए, इसको ऐड कर दीजिए, क्योंकि आप पहले सीख चुके हैं बीजगणितीय पद में, ऑलरेडी आप जानते हैं उसका घात निकालना कि सारे का योगफल करना पड़ता है। तो यहाँ देखिए,
मैंने ए क्यूब बी स्क्वायर, इसका 5 हो गया, इसका हो गया 2 + 1 3, इसका 2 + 1 3, 3 है, ये 0 है और ये 5 है, तो इसका डिग्री सबसे हाईएस्ट पावर वाला 5 है, तो 5 हो जाएगा। यहाँ y का पावर 3 2 1, यहाँ y का पावर 0, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए x का पावर 3 है, यहाँ 2 + 2 4 है, ये इसका घात जो है वो 4 है, इसका है 1 + 1 2, इसका है 1, इसका है 0, तो हाईएस्ट पावर मेरा ये दिख रहा है, इसलिए इसका डिग्री हो जाएगा कितना, 4 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 9। इसमें देखिए यहाँ तो कुछ है नहीं, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ किसी चर का पावर 0 होगा, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 0, इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 0। तो उम्मीद है अभी तक आपको यहाँ पे वीडियो समझ में आया होगा। तो आप ऐसे ही अपने बुक से कोई भी एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं और उसका घात चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा बहुपद का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद को हम वर्गीकृत कैसे कर सकते हैं। तो देखिए बहुपद का वर्गीकरण दो तरह से हो सकता है। पहला होता है पदों की संख्या के अनुसार और दूसरा होता है चरों के घातांक के अनुसार, ठीक है ना। तो पदों की संख्या के अनुसार कैसे होगा, उसमें 3 तरह का होता है। एक होता है एकपदी, द्विपदी और त्रिपदी। जैसे कि मैं अगर लिख दूं 5x + 6y + 9y, अब इसमें देखिए पद कैसे डिसाइड करेंगे, बीच में उसमें कोई अरिथमेटिक साइन होगा, जैसे कि प्लस का, माइनस का, इस तरीके का। मल्टीप्लाई और डिवाइड का नहीं लेंगे, क्योंकि वो एक मल्टीप्लाई जो है वो एक ही पद को शो करता है, वो अलग अलग पद को शो नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे प्लस और माइनस जो है वो किसी ऑपरेशन को शो करता है। तो इसलिए यहाँ पे पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा त्रिपदी। त्रिपदी या फिर ट्राइनोमियल्स, क्योंकि इसमें 3 स्पेसेस हैं। अगर मैंने लिख दिया 6y² + 4, ये क्या कहलाएगा, ये द्विपदी कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें पहला बीजगणितीय पद ये है, दूसरा बीजगणितीय पद ये है, तो ये कहलाएगा द्विपदी। अगर मैं लिख दूं 9y, ये क्या कहलाएगा, एक पदी। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही स्पेस है, ठीक है ना। तो ये हो गया पदों की संख्या के अनुसार एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। ठीक उसी तरह हम चरों के घातांकों के अनुसार भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चरों के घातांक के अनुसार होता है रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती और चतुर्घाती, ठीक है। रैखिक कहते हैं उसको जिसमें चरों का जो घात होता है वो मैक्सिमम 1 होता है। जैसे मैंने लिख दिया अगर 9x + 4, 9x + 4, इसमें x का पावर कितना है, 1 है, तो ये क्या कहलाएगा, रैखिक कहलाएगा। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 9x² + 5x + 3, ऐसे करके लिख दिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ x का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो x का हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये रैखिक नहीं कहलाएगा, बल्कि ये क्या कहलाएगा, द्विघाती कहलाएगा। द्विघाती में हाईएस्ट पावर 2 होता है। त्रिघाती उसी तरह 3 का हो जाएगा। अगर मैं लिख दूँ 5t³ + 7t, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा त्रिघाती, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, 3। ठीक उसी तरह 4 पावर का हम लिख सकते हैं 9x का पावर 4 + 7x, इसमें x का पावर 4, x का पावर 1, हाईएस्ट पावर कितना है, 4 है, तो ये कहलाएगा चतुर्घातीय, ठीक है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और उसके हिसाब से हम समझने की कोशिश करते हैं कि एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी और रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती और चतुर्घातीय में क्या डिफरेंस है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा 4x + 3, फिर लिख दिया y + 3/8, फिर मैंने लिख दिया x² - 5x + 6, फिर मैंने लिख दिया 5z² + 1/8, और मैंने लिखा x³ - 5, फिर लिखा y⁴ - 3y + 9, और लिख दिया 9t³ - 6t + 7, 8t⁴ - 2t² + 3। आइए देखते हैं इतने एग्जाम्पल्स की हेल्प से। 4x + 3, अगर पदों के अनुसार बात करें तो ये द्विपदी हो जाएगा, क्योंकि ये पहला बीजगणितीय पद, दूसरा बीजगणितीय पद, तो ये एक द्विपदी है, द्विपदी है। अब घातांक के अनुसार देखते हैं तो ये एक रैखिक, क्यों, क्योंकि इसमें x का पावर है 1। ठीक उसी तरह ये भी द्विपदी हो जाएगा और ये रैखिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें पावर 1 है।
इसमें x का पावर 2 है। देखिए पदों के अनुसार ये त्रिघाती है, नहीं सॉरी ये त्रिपदी है, लेकिन घातांक के अनुसार ये द्विपदी है, क्योंकि x का पावर इसमें 2 है। यहाँ z का पावर 2 है तो ये एक द्विघाती हो जाएगा, और चूंकि इसमें पदों की संख्या 2 है इसलिए ये द्विपदी भी हो जाएगा। द्विपदी द्विघाती है। यहाँ देखते हैं x³ - 5 के लिए ये एक द्विपदी है, क्योंकि इसमें 2 पद हैं, पहला पद दूसरा पद, लेकिन ये पावर के हिसाब से ये एक त्रिघातीय है, क्योंकि इसका पावर है हाईएस्ट जो है वो 3 है। यहाँ देखिए ये एक त्रिपदी है, क्योंकि इसमें 3 पद हैं, और ये पावर के अकॉर्डिंग ये एक द्विघातीय है, क्योंकि इसका पावर हाईएस्ट 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। ये त्रिपदी है और त्रिघातीय है। 3 पद है इसमें तो त्रिपदी, और हाईएस्ट पावर 3 है इसलिए ये त्रिघातीय है। ये एक त्रिपदी है, क्योंकि इसका स्पेस इसमें 3 है इसलिए ये त्रिपदी कहलाएगा, लेकिन हाईएस्ट पावर इसका 4 है तो ये एक चतुर्घातीय कहलाएगा। उम्मीद है कि अब तक आपको ये वीडियो समझ आता होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि मैं और वीडियो बनाने में मेरे को मदद मिले। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बहुपद के शून्यक। शून्यक क्या किसको कहते हैं कि वो शून्यक है? तो शून्यक का मतलब शून्य नहीं होता है। शून्यक का मतलब होता है वह विशेष मान जो किसी बहुपद को शून्य के बराबर कर दे। जैसे कि मैंने अगर लिखा एक बहुपद मैंने लिख दिया x-4, तो इसका शून्यक क्या हो जाएगा? शून्यक उसको कहते हैं जो किसी बहुपद के मान को शून्य के बराबर कर दे। यदि x की जगह मैं 4 रख दूं तो ये 4 - 4 क्या हो जाएगा? 0। यानी इस px का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा, इसलिए x बराबर 4 इसका क्या कहलाएगा? एक शून्यक कहलाएगा। ठीक उसी तरह अगर मैं px बराबर x² - 9 रख दूं तो अब इसका शून्यक क्या हो जाएगा? x की जगह अगर 3 रख दिया जाए तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 - 9 0 मिलेगा। और अगर -3 भी इसकी जगह पुट कर दें तो -3 का स्क्वायर +9 हो जाता है, तो 9 - 9 वो भी 0 दे देगा। यानी इसका 2 शून्यक मेरे को मिलेगा, एक तो मिलेगा -3, दूसरा मिलेगा +3। अगर मैं लिख दूँ y² - 25 पोलिनोमियल y के पदों में, इसका शून्यक क्या हो जाएगा? ठीक उसी तरह आप निकाल सकते हैं, y की जगह -5 और +5, इसका 2 शून्यक मिलेगा। ठीक है ना? तो इसी को हम कहते हैं शून्यक। जो किसी बहुपद के मान को शून्य के बराबर कर दे उसे हम शून्यक कहते हैं। ठीक है? तो देखिए शून्यक निकालेंगे कैसे? आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस उसको 0 से इक्वेट कर देना है। जैसे मैंने यहाँ निकाला x - 4 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -4 उधर गया तो +4 बन गया, इसलिए x बराबर 4 एक शून्यक मिल गया। ठीक उसी तरह यहाँ x² - 9 था = 0 कर दीजिए, x² को रहने दीजिए, 9 को इधर भेजिए, +9 हो गया। अब x को यहाँ रहने दीजिए, स्क्वायर उधर जाएगा तो बनेगा रूट और प्लस माइनस में, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा +-3। ठीक उसी तरह आप 25 का भी रूट निकाल सकते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट बहुपद के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।